evening everyone once again, and we were discussing acceleration in the last class. Average acceleration is change in velocity in a given time interval. टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 थी, टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 थी। और यहाँ मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, ये ऊपर वेक्टर सबट्रैक्शन है, कोई नॉर्मल सबट्रैक्शन नहीं है। टाइम t1 पर सपोज करो आप अपनी बाइक से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 5 मिनट के बाद आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। So change in velocity we have to account for the change in direction also। ठीक है, अगर ये मेरा v2 है और ये मेरा v1 है, so v2 minus v1 कौन सा वेक्टर होगा? सबसे पहले v1 को पैरेलल ट्रांसलेट करके इसके हेड पर रख देंगे, फास्टर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस के लिए हमेशा दोनों की टेल रखना है। ये मैंने आपको बताया था, v2 minus v1 ये वेक्टर होगा जो v2 के हेड पर खत्म होगा। एरोस का कैसे करते हैं? इसका एरो किस तरफ होगा? v2 minus v1 दोबारा देख, v2 minus i1। हाँ दोबारा देख, समझ गए? हाँ समझ गए पक्का? सर v2 के हेड से v1 तक जाएगा। हाँ जी, v2 minus v1 कर रहे हैं तो उसका हेड जो डिफरेंस वेक्टर है वो v2 पर खत्म होगा। ओके, so this is average acceleration। Therefore the direction of average acceleration is in the direction of change of velocity vector। change of velocity vector, v1 एक वेक्टर है, v2 एक वेक्टर है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर भी आएगा। वेक्टर में से वेक्टर घटाओगे तो एक वेक्टर ही आएगा, एक अलग डायरेक्शन। Now let us talk about instantaneous acceleration। instantaneous acceleration it is the acceleration at a given point of time। इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब आपने कार के एक्सीलरेटर के ऊपर पैर रखा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर एक्सीलरेशन क्या है? ओके, so instantaneous acceleration it is the acceleration at a given instant of time। It is the acceleration at a given instant of time। So it is also simply known as acceleration। अगर नॉर्मली हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि हम एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की ही बात कर रहे हैं, और जब एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो वहां स्पेसिफाई करेंगे इट इज आल्सो सिंपली known as acceleration। Suppose that at time t टाइम पर हमारे पास सपोज करो वेलोसिटी है v1। So let us take the velocity simply v। At time t velocity is v। At time t plus dt velocity is v plus d। दोनों ही वेक्टर है। ओके, dv is डायरेक्शन अलग होता है, small change in velocity, डायरेक्शन बिल्कुल अलग होता है। So acceleration is defined as it is v plus d minus v
divided by t2 minus t, and t2 is t plus dt minus t. So what we are having? We are having simply dv by dt. This is simply given by dv by dt. Okay, let's leave it here. In case of 1D motion, सर पोजीशन इज गिवन बाय x, या जिस भी लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है उसी लाइन को उठाकर हम क्या ले लेते हैं x एक्सिस। अगर एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज मूव कर रही है, जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, उठा के उसी डायरेक्शन को हम x एक्सिस ले लेंगे। वी नो द पोजीशन इज गिवन बाय x, okay, and velocity is given by dx by dt. Velocity is given by dx by dt. So the direction or the line along which motion is confined, the line along which motion is confined is taken as the x-axis, that is the line of motion, that is the line of motion. जिस भी डायरेक्शन के along मोशन हो रहा है उसी लाइन को हम x-axis ले लेंगे और x कोऑर्डिनेट हमको पोजीशन बताएगा। Now acceleration is simply dv by dt, and this is equal to d by dt of dx by dt, which is equal to d2x by dt square. ये सिंपल एक नोटेशन है कि दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, so d2x by dt square is notation. इसका मतलब ये नहीं है कि t square पे रखा है, d2x by dt square. This is the instantaneous acceleration in one dimension. अच्छा, अगर हमको एक चीज चाहिए सर d2x by dt से मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट बेटा, ये भी नहीं है इसका कि dx by dt ये एक फंक्शन आएगा टाइम टाइम। नहीं सर, जैसे उनको x का फंक्शन दिया है टाइम के साथ, हाँ जी, जैसे जो पिछले लास्ट एग्जांपल में था, तो उसका अगर हम एक्सेलरेशन वैल्यू तो जैसे एक बार डिफरेंशिएट कर दिया उसको वापस कर देंगे, उसको एक बार और करेंगे, ठीक है, यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन करना बैक टू बैक, तब एक्सेलरेशन। जैसे सिंपल ये कर दो, अगर पोजीशन कहीं पे हमें ये दी हुई होती कि 3t3 पोजीशन टाइम के साथ इस तरीके से वैरी कर दी है, तो हम करेंगे क्या, सीधा एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 9t2, एक बार और करेंगे तो कितना आएगा 18t। सो ये होगा वेलोसिटी और ये होगा एक्सीलरेशन। वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्सीलरेशन यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर यहाँ पे सपोज करो 9t ही होता, एक बार और डिफरेंशिएट करते तो कांस्टेंट आता, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। जैसे इस केस में एक्सीलरेशन हर एक टाइम पर 9.8 है, अर्थ के केस में यानी कि एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी टाइम पर एक पावर पर डिपेंड करेगी। इसलिए देखो हमारे पास निकल कर आता है v is equals to, अगर u हमारा 0 है, gt टाइम की 1 पावर पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। देख लो मैथ्स की पावर। अच्छा, अगर एक्सीलरेशन मेरे को नहीं चाहिए कि मैं t के फंक्शन के तौर पर मेरे को नहीं चाहिए, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास एक्सीलरेशन जिससे वहां पर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया वही आएगा। तो एक काम हम और कर सकते हैं, दैट एक्सीलरेशन वेरिएबल को चेंज करता है, dv by dt
ऊपर नीचे अगर मैं डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूं dx और dx से, तो इसको हम लिख सकते हैं dv, इस dx को इधर ले आता हूं और यहाँ पर dx by dt, तो ये मेरे पास हो जाएगा dx by dt इज वेलोसिटी, सो ये आ जाएगा मेरे पास v dv by dx। वेरिएबल चेंज कर दिया, वेरिएबल t नहीं है x है, तो यहाँ से बेटा मेरे को एक्सेलरेशन मिल सकता है एज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या है, अगर आप ये जानना, आपको ये नहीं जानना है कि 4 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, आप ये जानना चाहते हो कि जब मेरा पार्टिकल उस लोकेशन पर पहुंचेगा वहां कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये इक्वेशन हमको दे देगी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब चलो एक सवाल सोल्व करते हैं। सब बेसिकली इंस्टेंटेनियस हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस ही दोनों दोनों, जहां पे भी हम डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं स्मॉल चेंज, अच्छा इट इज स्मॉल चेंज, डेरिवेटिव अगर यूज कर रहे हैं तो मतलब इंस्टेंटेनियस, हम एग्जैक्ट हर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस। If a car is moving with, if a car is moving with 50 km per hour in the north direction, if a car is moving with 50 km per hour in the north direction, and after 1 hour it is moving, and after 1 hour it is moving towards west with same speed. It is moving towards west with same speed. Find average acceleration of the car. But you have to find average acceleration of the car. Find average acceleration of the car. तुम लोग तक ये करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। सर 0 होगी दोबारा चेक कर दो, दोबारा चेक करो।
हुआ कुछ? You sir 5 root 2 by 360 5 root 2 by 360. by 360. तो या तो ये या फिर 0 है। नहीं बेटा जीरो। ये है। दिक्कत क्या है, तुम्हें यूनिट्स का वो मत करो, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर ही आना है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, चक्कर में मत पड़ो। वो तो बाद में कन्वर्ट कर देंगे। सर क्या आंसर है? देखो वो क्या है? कार नॉर्थ में मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा हो गया चलते चलते, उसके बाद द कार इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विद 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बेटा दो वेक्टर का डिफरेंस तो लेना है। देखो हमें एक तरह से दो वेलोसिटी वेक्टर दे दिए, एक वेलोसिटी वेक्टर आपको बोल दिया ये नॉर्थ में वेलोसिटी वेक्टर है 50 किलोमीटर पर आवर। बस यही आंसर है। और क्या सर तो आप एक्सेलरेशन कहाँ है? अरे यार देखो एक वेक्टर ये अपने पास, एक वेक्टर ये 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया v1 वेक्टर, ये हो गया v2 वेक्टर। सर अपने को चाहिए v2 v1, v2 v1 चाहिए और t2 t1 नहीं करेंगे बेटा, वो भी तो कर रहा है, देख तो लो। अच्छा 1 0 हो गया ना तो अच्छा हाँ यस सर। ये उठाकर इधर रख दिया, डिफरेंस चाहिए मुझे v2 v1, अभी बताया v2 v1 चाहिए तो ये वेक्टर हो जाएगा। कौन सा वेक्टर? लाल रंग से लिखा दो, मैं लाल रंग से उठा देंगे। दिस वेक्टर इज v2 v1 सर। सेट उल्टा है बेटा v2 v1 चाहिए तो v2 पे खत्म होगा। अगर v2 v1 चाहिए तो ये इस पे खत्म होगा। नहीं यकीन आता है तो वैसे देख लो, इसके हेड पे ये रखा हुआ है, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। देखो v1 प्लस इसमें करोगे यही आएगा, ठीक है ना। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ये वाला वेक्टर ही v2 v1 होगा। अगर मुझे v1 v2 चाहिए होता तो ये वाला वेक्टर होगा, है ना। ये वेक्टर होगा मेरा v1 v2 नेगेटिव ऑफ दिस। अब इसकी लेंथ ये तो एंगल 90 बन रहा है, ये नॉर्थ था ये वेस्ट था, एंगल 90 है तो ये सिंपल इसका कितना हो जाएगा 50√2। सो बेटा जी v2 v1 अपॉन डेल्टा t, दिस इज a एवरेज, यही आएगा ना। अच्छे से समझ लो सर। टाइम क्योंकि 1 है, अगर 1 है तो 1 जी 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 देखो अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन यही है। अब मैं जरा दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, डायरेक्शन तो दिख गई ना, डायरेक्शन तो दिखा के बताई जाती है ना। इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, टाइम स्केलर होता है, नीचे टाइम कितना है 1 आवर, v2 v1 का मैग्नीट्यूड अभी निकाला है हमने 50√2, ठीक है। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करी है तो उसकी डायमेंशन थोड़े बदल जाएगी, ये अभी भी किलोमीटर पर आवर है। सो आंसर हम क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड कितना आया 50√2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। डायमेंशन तो सेम ही है LT-2। अब इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका साउथ वेस्ट। हां जी, डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। चलो अब इसको करो, करंट बात समझ में आई? मोशन 2D शुरू हो गया क्या? है जी, मोशन 2D शुरू हो गया सर साथ में चल रहा है, बस नाम नहीं चल चल रहा रहा है है ना, वही सोच रहा हूं। बिल्कुल ये थोड़ा के बिल्कुल वर्डिंग में कॉन्सेप्ट सारे होगी। हां सर ठीक है, मोशन इन 2D के अंदर जो हम स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं, चलो वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। बाकी 2D के आपका साथ ही चल रहा है। देखो पहली क्लास में दूसरी वाली जो क्लास थी पोजीशन वेक्टर बताया था, तो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको 3 डायमेंशन में बताया था। क्लास तो नहीं करना था क्या?
क्लास निकल जाएगा पोजीशन वेक्टर में एकदम ऐसे होगी क्या बता रहा है सर देखिए क्लास जाके सर वेक्टर्स तो कर सकते हैं अरे वेक्टर्स नहीं पोजीशन वेक्टर बेटा पोजीशन वेक्टर वहां भी डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने वो भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है अगर हम प्रकृति के नियम लिख रहे हैं तो वो लॉज ऐसी फॉर्म में लिखने होंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड ना करे चलो अब इसको करो v मीटर पर सेकंड की स्पीड से पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है डायरेक्शन ये शो कर दी जब a और b के बीच में आपको एवरेज एक्सीलरेशन बताना है और a और c के बीच में एवरेज एक्सीलरेशन कितना है वो आपको बताना है यूनिफॉर्म स्पीड डायरेक्शन शो कर दिया मैग्नीट्यूड बताना है सोचने से नहीं होगा सर नहीं सर मतलब लिखूंगी तो क्या लिखूं डायग्राम सीधा बनाए कैसे निकाल दोगे मैग्नीट्यूड ज्योमेट्री को देखो आएगी सर नहीं बनाऊंगा सर कर लो अच्छा चलो देखो थोड़ी हेल्प तो कर दूं a पर वेलोसिटी वेक्टर दिखाना है तो ये बना दिया हां v पर वेलोसिटी वेक्टर इसके टेंजेंशियल हो जाएगा ओके ये बना दिया हां 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 तो वैसे कितना आसान लगता है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है और टाइम से डिवाइड कर देना है आ जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन लेकिन जब एप्लीकेशन करने की बात आती है तब पता लगता है कि कितना समझ आया है सर टाइम क्या लेंगे इसमें टाइम भी निकाल चुके हैं बेटा ऐसे इसकी रेडियस आर ले लो तो टाइम नहीं आ जाएगा कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है अगर रेडियस आर लेंगे अच्छा to the path of radius r. So time from A to B, time from A to B, this is equal to r theta is the length upon B. Time from A to C, टू थीटा बेटा A to C तो क्वार्टर बन गया पूरा. अच्छा 90 हां Okay, so this is 90 r 2 pi r by 4 pi r by 2 total length हो गई divided by b. हाँ तो सर ये टाइम a एंड b का होगा रूट 2 b स्क्वायर तो b स्क्वायर रूट 2 बाय r थीटा b square root 2 by r theta. ये कैसे निकाला? सर v और v वेक्टर है तो उनको मतलब करेंगे तो v तो ये होगा रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर नहीं तो v माइनस v हाँ अच्छा हाँ फॉर्मूला ही भूल गया बीस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की कॉस आधा
ये दिख रहा है बेटा? इसमें तो स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पहली बात तो ये बताओ, ये दिख क्या है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, कैसे होगा? हाँ इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, हाँ इसकी क्या गारंटी है? सर x इसकी गारंटी ये है कि बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर इज सेम। हाँ दिखाया था ना एक चीज। हाँ। सो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा का है। ऊपर से ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम मैग्नीट्यूड के हैं। हाँ और ठीक है, अगर डिफरेंस को हमें लेना है सो -2ab cos थीटा हो जाएगा। हाँ -2ab cos थीटा हो जाएगा बस। -2 अगर इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है bb -va, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो अंडर रूट ऑफ va स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर cos थीटा। ठीक है ना? यस सर, ये तो आ गया। ये आ गया था? हाँ बस फिर सो 2b स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब इसके अंदर आइडेंटिटी यूज कर दो cos 2 थीटा वाला। फिर से लिख देता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, और cos थीटा दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ जो एंगल है उसका हाफ एंगल उधर आएगा, इधर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 आ गया। So 1 minus 2 sin square theta, ये कितना रहेगा? 2 sin square theta by 2। So under root of 2b square and it would be 2 sin square theta by 2। So the magnitude is equal to 2b sin theta by 2। Magnitude of the change in velocity vector is 2b sin theta by 2। अच्छा सर, तो ये रहेगा 2b sin theta by 2 और dab। सर So the average so b acceleration sin theta by r theta from A to B, this is simply 2b sin theta by 2 and time is equal to r theta by b। r theta by so b square sin theta by r theta 2b square sin theta by 2 by r theta। so b square sin theta by 2 बराबर है 2 का 2 कहाँ कट रहा है? कौन सा 2 है वो? वो पाई बाय 2 थीटा बाय 2 r theta by b, टाइम a से थीटा लेंगे ना, 2b square sin theta by 2 by r theta आ गया? देखो एप्लीकेशन इतनी भी आसान नहीं है। डायरेक्शन सर a and c का निकाल a and c का दो। सर अरे यार ये वाला पहले करना चाहिए था, फिर आप बोल सकते हो ये मुश्किल वाला है। अच्छा एक और चीज देखो, इन दो वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड वैसे में निकालना था, एक और तरीका था बेटा। वो तरीका ये था, दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड में है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। सो ये आधी लेंथ, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 और ये लेंथ और ये लेंथ। ठीक है, ये एंगल 90 का मैंने डाल दिया। सो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये कितनी हो जाएगी? ये v है, ये थीटा बाई 2 है। सो ये वाली लेंथ आएगी मेरी b sin थीटा बाई 2। सो इसकी दुगनी है तो 2b sin थीटा बाई 2। ठीक है ना?
और नहीं तो वेक्टर में ही बताया था दो वेक्टर का डिफरेंस लेना है ना? उन दो वेक्टर के बीच का एंगल भी पता है, डिफरेंस लेना है, तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अब ए और सी, इस वेक्टर को उठा के पहले ट्रांसलेट कर देता हूं मैं। सर इसका तो हो जाएगा √2। फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, सो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आएगा ये वाला √2v²/r तो क्या होगा? ये हो जाएगा सीधा √2v, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड कर देंगे उससे। सो एवरेज एक्सीलरेशन इसके बीच में, ए और सी के बीच में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √2v, टाइम कितना लग रहा है? पाई r, हाँ तो पाई 2v यस सर 2√2v² पाई r। यस सर। चलो हो गया ना? वेक्टर रिवाइज कर देना। सर प्लस आप डॉट और क्रॉस की फॉर्मूले में पूछते हैं। नहीं पता, ये क्रॉस में नहीं लिख पाओगे। डिटरमिनेंट वाला याद है ना? ये चीज के अरे सर यार पता है बस अच्छा एक और, अच्छा वो तो भी पूछेंगे, 12th क्लास में पूछेंगे करंट वेक्टर क्यों नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ये फ्लो एक डायरेक्शन में होता है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो है, वेक्टर जैसा है पर वेक्टर नहीं है। सर एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन नहीं होता कुछ भी फिजिक्स में एक्सेप्शन बेटा। वेक्टर एक वेक्टर हो सकता है ना? सर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसको देख ही नहीं पाता कोई मेजर करने के लिए। क्या कर देंगे? सर मतलब नाप तोड़ने के लिए, स्टडी करने के लिए कोई नहीं उसके पास, जैसे मतलब इतना तेज है करंट। कौन कहता है? फुस कहाँ आता है? मेरे में आप पता नहीं चला करंट है वो current। क्या मूव कर रहा है इसमें? हाँ क्या मूव सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन पता है कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? अगर इतनी लेंथ का वायर मेरे पास है बेटा, इतनी लेंथ का वायर मेरे पास है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है उसको यहाँ से यहाँ जाने में घंटों का टाइम लगता है। कितने? इसकी स्पीड का ऑर्डर ये होता है मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 0.5 mm की स्पीड हर सेकंड। करंट को इतनी जल्दी लग जाता है। इतनी जल्दी लगता है। कैसे? सर कैसे? कैसे? सपोज करो ग्रेविटी हटा इस रूम के अंदर से, हाँ है ना? हर एक लोकेशन पर ऑब्जेक्ट है। ग्रेविटी को जरा एक बार स्विच ऑन करो, सारे अगर स्टोन्स हैं एक साथ मूव करेंगे ना सर। ऐसे सर अभी तो वैसे ऑलमोस्ट सब बेटा होता ये है कि जैसे ये वायर है ना ए से बी, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है लाइट की स्पीड से। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलीमीटर पर सेकंड अपनी स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगा, इधर वाला भी मूव करना स्टार्ट करेगा। सो वो इंस्टेंटली पूरे वायर में होता है, लेकिन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच जैसे ऑन करा पूरे शहर की बत्ती एक साथ जल जाती है, कोई टाइम डिले नहीं होता, है ना? क्योंकि लाइट की स्पीड से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, फिर हर एक लोकेशन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स फील करेगा और ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। वही हमारा करंट है। इलेक्ट्रॉन का मोशन ही करंट है ना, बट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वेरी वेरी स्लोली। क्या सर पूरी छोटी क्लासेस झूठ बनती जा रही हैं जितना ये हम इलेक्ट्रॉन है। अरे तो किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन तुम से सोचते हैं ना, किसी को पता ये थोड़ा है तो बताना चाहिए था ना तुम्हारे मास्टर को। चलो सर केमिस्ट्री में पता चलता है रिवर्सिबल प्रोसेसेस नहीं होते हैं। तो तुम्हें सोचना चाहिए था बुद्धि में। सर हमारे बुक्स में लिखा होता था फिजिकल चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। तो मतलब पूरी छोटी क्लासेस झूठ होती जा रही है।
ये पढ़ा था ना, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो भी छूट हो जाएगा। सर ये भी पढ़ोगे, लाइट इज अ वेव, 12th में पढ़ाएंगे लाइट इज अ वेव, थोड़ी देर बाद उसको बोल देंगे लाइट इज वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, वेव भी और पार्टिकल भी। Velocity of a particle as a function of time is given as per this equation. Find acceleration at t equal to 2 second. This is part 1. Second part, find average acceleration between t equal to 1 second and t equal to 3 seconds. Please do it. T equals to 2 seconds. Sir, 5 meter per second square. बहुत अच्छे. Second part. T equals to Sir, 4 meter per second square. ठीक है, चलो देखो. Acceleration at t equal to 2, acceleration is given by dv by dt. Acceleration as a function of time is given by dv by dt, which is equal to 4t minus 3. Now acceleration at time t equal to 2 second. This is simply 8 minus 3, which is 5 meter per second square. Now second part of the equation, find average acceleration between t equal to 3 and t equal to 1. So average acceleration is velocity at 3 second minus velocity at 1 second divided by 3 minus 1. So v3 is t को 3 पुट कर देंगे, 12 minus 3 9, 1 पुट कर देंगे तो 4 plus 2 1 divided by 2, 8 or 2. this is 4 meter per second square. Understood? This is simply 4 meter per second square. गलत है. V3 यहाँ पुट करोगे ना, हमने इसमें पुट कर दिया. वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन का फंक्शन है बेटा, वेलोसिटी में पुट किया थी. तो समझा नहीं. अरे बेटा वेलोसिटी ये है, हाँ तो v3 निकालना है तो 3 यहाँ पुट करूंगा ना. अच्छा, हाँ बात तो बहुत सही है. एक्सेलरेशन में पुट करूंगा, ये एक्सेलरेशन का फंक्शन है. So this is 9 into 18 minus 18 minus 9 plus 1. 9 plus 18 minus 9 plus 1. कितना है? Sir, 9 to 10. और सर v1 हो गया हमारा 2 minus 3 plus 1. So 0. 0 ना? So 0, yes. So 10 minus 0.2. So 5. Stupid mistake, sir. ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं एग्जाम्स में करता हूँ. इसीलिए प्रैक्टिस होता है. ठीक है, बात समझ आई? चलो नाउ नेक्स्ट है.
अब सारी चीज़ों की डेफिनेशन हो गई। लेट अस स्टार्ट विद रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, फैंसी लैंग्वेज। देखो बात इतनी सी है, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि जिस भी लाइन के लॉन्ग मोशन हो रहा है, इस भी लाइन के लॉन्ग हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी लाइन को हम मान लेंगे ये मेरी एक्स एक्सिस है। उसका नाम देना है ना एक्स कोऑर्डिनेट, इसी को हम मान लेंगे एक्स। दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है। तो बहुत अच्छी बात है, एक लाइन के लॉन्ग दो ही डायरेक्शन हो सकती है। इफ दिस इज पॉजिटिव साइड, सो इस वाली साइड को हम बोल देंगे नेगेटिव। यानी कि इस लाइन के अलॉन्ग अगर कोई पार्टिकल उधर से इधर मूव कर रहा है, दैट वुड बी नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेफ्ट से राइट जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और पोजीशन को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये रेफरेंस पॉइंट आपकी चॉइस का है, कहीं भी आप चूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता कि रेफरेंस पॉइंट आपने कहां पर चूज किया है। पोजीशन डिपेंड करेगी, पोजीशन वेक्टर डिपेंड करेगा, लेकिन ओरिजिन कहां चूज कर रहे हो उसका फर्क नहीं पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट पर। बात समझ में? चूज करके देख लेना, ठीक है। पार्टिकल को मूव कराना, हर बार वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन भी हमारा तीन तरह का होगा। One would be uniform, that will be with constant velocity. Okay? Uniform motion, velocity यहाँ पर constant होगी, यानी कि डायरेक्शन भी फिक्स होगी। एक डायरेक्शन में एक स्पीड से भागा चला जाएगा पार्टिकल, that is simply uniform motion. डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस बात का ध्यान देना, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वन काइंड ऑफ मोशन वुड बी एक्सीलरेटेड बट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। दिस इज एक्सीलरेटेड बट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। A is constant. A is constant. Uniformly accelerated means acceleration is constant. यानी कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन इज अ क्वांटिटी विद डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ग्रेविटी के केस में देख लो, एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही होगा, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। पार्टिकल चाहे ऊपर फेंको, जी नीचे है, पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंको, जी नीचे है, जी की डायरेक्शन फिक्स है। सो वो वाला मोशन भी कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। नाउ थर्ड काइंड ऑफ मोशन इन रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर ये पढ़ेंगे, दैट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Here acceleration is variable. Here acceleration is variable. Now we will start with uniformly accelerated motion. बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास की इक्वेशन भी अब यहाँ पर दोबारा से एक बार ड्राइव करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग मेथड से होती है। We are starting with uniformly
accelerated motion. Uniformly accelerated motion. So it is when a particle moves with constant acceleration. When a particle moves with constant acceleration. So क्या suppose करेंगे कि particle is moving along the straight line with initial velocity u, initial position कुछ भी ले सकते हैं x naught. So say a particle is moving along a straight line. The particle is moving along a straight line with initial velocity u. So velocity at time t equal to 0, the velocity is u. u अगर पॉजिटिव है यानी कि इनिशियली पार्टिकल हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर नेगेटिव आया तो यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है. So we are supposing that at time t equal to t, the velocity of the particle is v. Can be positive, can be negative, we do not know. ये हमें बताएगा कौन? ये हमें बताएगी इक्वेशंस. Okay? अब let us say that Shivesh at time t equal to 0 particle की position थी x naught, and at time t equal to t particle की position है x. Okay? तो ये चीजें हमने कुछ assume की हैं. This is my straight line. कोई origin ले लेते हैं. This is x naught initial position. After time t, the position is x. And at time x naught, say this is the speed, this direction में ले लिया. At position x, the speed is v. Okay, और a इस पूरे मोशन के अंदर हमें बोल ही दिया, a is constant. या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, एक ही कोई डायरेक्शन संभव है. ठीक है, a is constant है. तो अब कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? a is constant दे रखा है. We know that a is simply equal to dv by dt. So dv is equal to a dt. Let us integrate it. इंटीग्रेशन हो सकता है इसका. dv का सिंपल इंटीग्रेशन होता है वो. Velocity initially थी at time t equal to 0, velocity was u. At time t equal to t, velocity was v. t equal to 0 पर velocity u थी, time t पर velocity v है. So left hand side पर dv का इंटीग्रेशन ये होगा. a is constant, can be taken out. dt का इंटीग्रेशन t होगा, t minus 0. So v minus u, this is equal to at. The first equation of motion, we have got that v is equal to u plus at. अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो एक सिंगल लाइन के लॉन्ग ये मेरी इक्वेशन है. और अभी हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि u पॉजिटिव है कि नेगेटिव. मैंने सब अज्यूम नहीं किया कि पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा हो, वेलोसिटी u ले ली मैंने. फाइनल वेलोसिटी v है, साइन अपने आप आ जाएंगे.
अब नेक्स्ट इक्वेशन पर जाना है तो फिर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, नई इक्वेशन को नया कलर यूज कर रहा हूं। वेलोसिटी इज dx by dt, हाँ क्या ना, वेलोसिटी इज dx by dt। Velocity dx by dt, this is equal to u plus at। So t को बदल जाते हैं dx, this is equal to u dt plus at into dt। इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम x नॉट टू x, x नॉट को x क्यों किया, क्योंकि बेटा जब टाइम मेरा 0 था तो पार्टिकल पोजीशन क्या थी, पार्टिकल की पोजीशन x नॉट थी, और जब टाइम t है तो पार्टिकल की पोजीशन x है, 0 टू t। अब यहां से हमको क्या मिलेगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, दिस इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन होके क्या आएगा ut, और a बाहर आ जाएगा at स्क्वायर, है ना, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, सो a t स्क्वायर बाई 2 ut प्लस हाफ at स्क्वायर, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब शिवेश परेशान हो गए, ये सर का x माइनस एक्स नॉट आ रहा है तो वॉल्यूम इक्वेशन x is equal to ut plus half at square। नहीं सर वो तो डेल्टा है, ऐसे वो तो समझ में आ गया, ये t हाफ at स्क्वायर कैसा है, सर a कांस्टेंट है वो बाहर आ गया है बेटा, प्लस ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, हाँ इंटीग्रल t dt 0 टू t, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर 2 by 2, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता था बेटा, सर x स्क्वायर by 2, हाँ हाँ x की पावर 1, x की पावर n plus 1, तो सर t की पावर कितनी है 1, हाँ पावर एक ऐड हो जाएगी, यहाँ 1 थी तो 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1, हाँ ये तो करते थे, सो डिवाइडेड बाय 2 कौन करेगा, x का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तुम्हें, याद है सर, याद आ गया, आ गया सर तो यूडीटी में क्या हुआ फिर, यार u की तो इनिशियल स्पीड, इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर आपको कुत्ता भागता दिखा 10 मीटर पर सेकंड से, ये फैक्ट बदल जाएगा क्या, है ना, t इक्वल टू 0 पर वो स्पीड से भागता है, और dt का इंटीग्रेशन t होता है, हां इंटीग्रेशन रिवाइज करके आ जाना, मैं इतना निकाल के फेंक दूंगा सर ये सबसे सरल इंटीग्रेशन इसे है, हाँ मुझे सर याद है, ये सर याद है, सर याद है, u कांस्टेंट है ना, हाँ ये कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड, x माइनस एक्स नॉट, x की फाइनल पोजीशन, x नॉट की इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, है ना, वो कौन सा वेक्टर होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला एक स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, इनिशियल से फाइनल पोजीशन वाली, तो इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x माइनस एक्स नॉट, ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है कि नहीं, सो द इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। आगे चलो, नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज एक्सेलरेशन, dv by dt, acceleration is dv by dt dx by dx, कर सकता हूँ ये, yes sir,
दिस इज इक्वल टू v dv by dx, ये भी कर सकता हूँ। So v dv is equal to a dx. v dv is equal to a dx. dx तो मिल गया है। अच्छा v साथ में dv इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। जो फंक्शन यहाँ होगा वही वेरिएबल यहाँ चाहिए, इंटीग्रेट हो सकता है। a तो कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेट हो सकता है। जब पोजीशन x0 थी बेटा, तो मेरी वेलोसिटी कितनी थी u। जब पार्टिकल पोजीशन x पर आया तो वेलोसिटी हो गई v। ओके, v का इंटीग्रेशन आएगा v²/2, लिमिट इज फ्रॉम u टू v। ये इंटीग्रेशन आएगा xc एंड लिमिट इज फ्रॉम x0 टू x। सभी कांस्टेंट, हाँ ये वेरिएबल है, फाइनल वेलोसिटी। सो दिस इज v² minus u²/2 and on the right hand side it is a x minus x0, जो s हो जाएगा। सो v² minus u², this is equal to 2as, और v² is equal to u² plus 2as। ये बात समझ, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंटीग्रेशन समझ आया ना, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। इंटीग्रेशन यहाँ यूज हो रहा है तो आगे कितना यूज होगा, डिफरेंशिएशन आगे कितना यूज होगा। बेटा लिमिट पुट करोगे ना, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार इनको ये पुट करेंगे, एक बार यहाँ पर ये पुट करेंगे, बीच में माइनस साइन आएगा। अगर देखो ये होता, आपको कोई कह दे कि बेटा फंक्शन है हमारा x²/2, है ना, और लिमिट अगर आपको यहाँ पुट करनी है x1 से x2, तो आप क्या करते हैं, fx2 minus fx1, ठीक है। एक बार ये x2²/2 हो जाएगा, एक बार ये x1²/2 हो जाएगा, वही तो किया है यहाँ पे। सब याद आ गया, सब याद आ गया। करंट मैं भूल गया था, करंट ले क्लास में। करो बेटा, ठीक हो? यस सर। सारी बात समझ आ रही है ना? यस सर। जब से तुम घर रहने लगे हो ना, तो तुम्हारे डाउट आते हैं। 2 बार पढ़ो तो फिर भी सीधे से जब से क्लास है हम सीधे पिछले घंटे में जब से क्लास में बैठा 2 कोल्ड कॉफी पी चुका। क्योंकि मैं डिटरमिनिस्टिक मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, और जरा ध्यान से सुनो बेटा। पहली इक्वेशन, ऐसा नहीं कि ये बड़ी कमजोर इक्वेशन है, 9th क्लास में पढ़ के तो कमजोर नहीं होगी ये इक्वेशन। पहली इक्वेशन देखो, आपको क्या बता इतनी इंपॉर्टेंट है कि 9th क्लासेस और बेटा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इन इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर कांस्टेंट फोर्स फील्ड मिल जाता है तो ये साधारण नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ ली। तो सर अभी हम कैलकुलस से कर रहे हैं, आगे जाके पता नहीं क्या है, ऐसी होगी, आगे और कुछ नहीं होगा, कैलकुलस ही बस। फिर एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। वेक्टर बेटा, 3 स्पेस में वेक्टर समझ आ गया था ना? हां, ये वेक्टर एक एरो स्पेस में n डायमेंशनल वेक्टर भी होता है, वो दिखता नहीं है। सर वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? एग्जिस्ट करता है पेपर पे, इमेजिनेशन में, 2D पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई चीज इमेजिन कर पा ली तो ये एग्जिस्ट कर रही है ना।
आप कर सकते हो ना? इमेजिन कर दिया डायमेंशनल वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन बेटा क्या बताएगी कि 2 3 1 किसी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग सिंपल यही है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, है ना। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन एक वेक्टर आ जाएगा। लेकिन मैथ्स वाले क्या करते हैं, ऐसी कोई चीज है तो कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, ये हो जाएगा 5 डायमेंशनल वेक्टर। अभी दिखेगा कैसे, मैथमेटिशियन को उससे मतलब नहीं है। सर ये तो गलत बात है। सवाल बात नहीं है। जो मतलब डॉट प्रोडक्ट बेटा, जो डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए डिफाइन कर रहे थे ना, यहाँ भी डिफाइन हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट तो वहां कर रहे थे, यहाँ भी हो जाएगा। अब 5 स्पेस में डायरेक्शन कैसे देखोगे उससे उसका मतलब नहीं है, लेकिन वो सारे ऑपरेशंस 5 स्पेस में भी चले जाएंगे, n स्पेस में भी चले जाएंगे। तो मैथ्स वाले भाई मतलब इधर डिवीजन आया और पूरा हाथ करके चले गए, और आया भी नहीं, एग्जिस्ट कैसे करेगा? बेटा सारी चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना, बट एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। वो पेपर पे आपको दिखा देगा, वो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी लेकर दिखा देगा, इसका डॉट क्रॉस सब कर देगा। इस इक्वेशन में देखो v = speed + 8। यहाँ पर बेटा दो कांस्टेंट है, u की वैल्यू फिक्स्ड है, u एक कांस्टेंट है। इनिशियली ट्रक कितनी स्पीड से चल रहा था वो फैक्ट नहीं बदलने वाला है, और हमने ये भी बोल दिया कौन सो क्यों नहीं सो क्यों गई है, वेरी अटेंटिव। एक्सीलरेशन की कांस्टेंट हमने बता दिया, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, ये तो कांस्टेंट है ना मोशन के। तो बेटा ये इक्वेशन बता रही है कि अगर हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की वैल्यू पता है, तो हर एक टाइम पर आप वेलोसिटी बता सकते हो। एक ट्रक अभी मूव कर रहा था, t = 0 पर उसकी कुछ वेलोसिटी थी, और शिवेश ने बता दिया कि सर इसका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो भावना इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं आज से 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, इसका पूरा फ्यूचर पता है मुझे। अगर वो इसी पैरामीटर के अंदर चल रहा है और अभी उसको 10 मिनट ही हुए हैं, आप बता सकते हो अब से 10 घंटे बाद ये कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर देगा, है ना। सिर्फ दो चीजें हमें पता है, इसका पूरा फ्यूचर बता दिया हमने वेलोसिटी के बारे में। अब दूसरी इक्वेशन देखो क्या बोल रही है। सर ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जिसमें सब कुछ हो, t u a v s? अभी ये इसने गलत निकाला है, इसको पूरा आगे बोल के जाना है। सर क्या आएंगे बेटा बहुत सारे मल्टी वेरिएबल फंक्शन बताए थे ना, 2 वेरिएबल x y z, और मैथमेटिशियन तो आपको x y z k t कितने भी वेरिएबल का फंक्शन दे देगा, लेकिन हम इतने वेरिएबल तक रहेंगे जो फिजिकल रियलिटी बताते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी शिवेश, s = ut + half a t square। ये इक्वेशन बता रही है डिस्प्लेसमेंट। या दूसरा अगर हम देखें, s क्या था मेरा, x - x0 this is equal to ut plus half a t square, और x is equal to x0 plus ut plus half a t square। अब इस चीज को अगर मैं x as a function of time, तो बेटा अगर इनिशियल पोजीशन मेरे को पता है, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, इनिशियल पोजीशन क्या थी मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, t = 0 पर आपका पार्टिकल कहाँ था, x0 पर था। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो आप पोजीशन हर एक टाइम पर बता दोगे। अब से 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 50 सेकंड बाद ट्रक कहाँ होगा, ये इक्वेशन आपको पहले से बता देगा। पोजीशन पता है ना, इनिशियली पोजीशन पता है, और बस ये तीन चीजें मुझे पता है। मुझे हर एक टाइम पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, मुझे हर एक टाइम पर इस पार्टिकल की पोजीशन भी पता है ना, और हर एक टाइम पर मुझे इनिशियल पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट भी पता है। क्लियर है बात। अब देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई। ये पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है।
This equation is what? This equation is position as function of time. This is position as function of time. This is what? Velocity as function of time. और तीसरी इक्वेशन हमको क्या बोल रही थी? That v square is equal to u square plus 2as और v this is u square plus 2ax minus x naught. किस पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी है? ये क्या है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x. u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है. कौन सी पोजीशन पर कौन सी वेलोसिटी है ये भी मेरे को पता लग गया. तो ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. जब ट्रक 48 मीटर की दूरी पर होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? एक क्वेश्चन बता रहा है. इनफैक्ट वेलोसिटी बताइए प्लस आएगी या माइनस आएगी? तो इस वाली इक्वेशन से माइनस नहीं आएगी. इस इक्वेशन की अपनी मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शन है, बट समझ में आ गई ना? दिस इज वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन. This is velocity as function of position. तो बेटा तीन चीजें हमको मिल गई. यहां से हमको मिली है velocity as function of time. वेलोसिटी चाहिए किसी टाइम पर, ये इक्वेशन. वेलोसिटी चाहिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, ये इक्वेशन. पोजीशन चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये इक्वेशन. या इस वाली इक्वेशन से पोजीशन भी निकाल सकते हैं. पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे. कर दो ना इन्वर्ट. v square minus u square by 2a x minus x naught is equal to v square minus u square by 2a. चलो let us find the displacement in the nth second. Finding displacement in nth second. जैसे कि अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं जानता हूँ. इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ. पहले सेकंड में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दूसरे सेकंड में कुछ किया, तीसरे सेकंड में कुछ किया. सीधा पूछ रहा है कि nth सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा. ओके, मतलब क्या? देखो, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड. हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.8. किसी बॉल को अगर आपने ड्रॉप कर दिया स्पीड 0 से, ओके, सो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8. ठीक है, अगले एक सेकंड में ये हो जाएगी 19.6. स्पीड बढ़ती जा रही है, तो हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. हम जानना चाह रहे हैं कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस एक ट्रक मूव कर रहा है. पहले सेकंड में उसका डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड बढ़ती जा रही है. आप जानना चाहते हो कि किसवें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आप ध्यान दो, that first second mean
t equal to 0 to t equal to 1. Second, this is equal to t equal to 1 to t equal to 2. Then nth second, this will be equal to t equal to n minus 1 to t equal to n. Okay. So the displacement in the first second is displacement ut plus half a t square. so t1 into u plus a by 2 u plus a by 2 so t को 1 ही है T तो let t is 1. So this is the distance covered in the first second. This would be equal to u plus a by 2. This is the displacement in first second. Now displacement in second, this would be equal to S2 minus S1. This would be S2 minus S1. So this is 2u plus half a into 4 minus u plus a by 2. So now, so 2u minus u will give us u, and it is 2a minus a by 2 plus 3a by 2. In this second. So the displacement in the nth second. बात समझ आ रही है ना? नॉन क्या कर रहे हैं? अगर पार्टिकल देखो बेटा ये मूव कर रहा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट सेकंड में यहाँ तक पहुँचा, दूसरे सेकंड में यहाँ पहुँचा, तो हमें ओरिजिन से ही डिस्टेंस मिल रहा है, ये पूरा S2 है, लेकिन सेकंड में जाना है तो S2 में से S1 घटाना पड़ेगा, है ना? वो पूरे 2 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट है, S2 हमको ये बता रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। अब nth सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा? दिस वुड सिंपली बी Sn minus Sn minus 1। ये हो जाएगा ना? तो चलो बस t को n पुट करना और n minus 1। So u into n minus 1 plus half u into n plus half a into n square minus रखेंगे n minus 1, so u into n minus 1 plus half a into n minus 1 square।
this is equal to un plus half a n square minus un minus u plus half an square plus half a minus half a into 2a. माइनस 2ab माइनस 2n 2 कट जाएगा सो माइनस an। तो देखो un ये प्लस un है माइनस n अंदर जाएगा तो un से un तो कैंसिल होने वाला है ना, प्लस हाफ an स्क्वायर अंदर भी प्लस हाफ an स्क्वायर ये भी कैंसिल होने वाला है, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस में, माइनस n बाहर बैठा है ये भी कटने वाला है। फिर बचा क्या हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा सो Sn माइनस 1 दिस इज इक्वल टू u माइनस हाफ a u माइनस an square minus 2n minus u plus 1 व्हाट so ये कैसे आया कौन सा स्टेप बेटा, सर ये अरे बेटा जी n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलना था n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, minus 2n yes sir अब हाफ a के अंदर मल्टीप्लाई करनी थी, हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस हाफ a into 2n, so half a n square plus half a minus half a into 2n. sorry ये आया कि नहीं आ गया, माइनस हाफ a प्लस a, ठीक है। So distance covered in the nth second, this is equal to u at a state minus a common, then it is n minus half. So it is equal to u plus a 2n minus 1 by 2. This is the displacement covered in nth second. Okay guys, this is all for now and we'll meet again in the next class. Thank you, sir.